नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, कक्षा 10वीं का 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो पेपर यहाँ पे लेके आ चुके हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और सॉल्यूशन के साथ। तो फटाफट से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है भाई। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करूँगा और फटाफट से आपको सारा पेपर के सभी प्रश्न हैं हम एक एक करके सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके टेस्ट है वो ऐप पे अपलोडेड है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप सभी टेस्ट वो दे सकते हैं। सारे टेस्ट बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। साथ ही साथ कक्षा 10वीं की पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उनकी PDF फाइल भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो आपको पूछा जा रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल डायर। और दोस्तों ये प्रश्न है वो पिछली बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है। ध्यान रखिए भाई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर है वो कहाँ पे पड़ा था? तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, अमेरिका पे पड़ा था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही आंसर वो करना है जेम्स हर्ब्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार है वो किसने किया था? तो आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कार है दोस्तों वह योहान गुटेनबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो दोस्तों यहाँ पे धातुएं, चट्टानें, पशुधन और लोहा अयस्क। अब यहाँ पे जैव संसाधन मतलब जहाँ पे जीव जंतु होते हैं तो जीव जंतु यहाँ पे पशुधन में होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लुप्त प्रजाति है? तो यहाँ पे लुप्त प्रजाति की अगर बात की जाए तो निकोबार कबूतर जो है उसको माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों के लिए। विश्व में पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सभी आपको देखेंगे। सही आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पे क्या, बांग्लादेश। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्णतः सुरक्षित है? तो ये हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राज्य भाषा को कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 1956 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे। साथ ही दोस्तों पिछली बोर्ड परीक्षा में श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था ये प्रश्न आया था जो कि 1948 में है। ठीक है, 2023 में आ चुका है। और साथ ही द्वार्षिक परीक्षा में आया ही था यहाँ पे, आपको पता होगा। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो साथियों ये होता है न्यायालय के पास। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि भारत किसी एक धर्म की पालना नहीं करता है। भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि सभी धर्म समान है और सभी के लिए छूट है। जो जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है, मतलब किसी एक धर्म की मान्यता नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनीतिक दल का कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या करना है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि भी आ जाएगा, डेयरी भी आ जाएगा, मत्स्य भी आ जाएगा। इस प्रकार से ये सभी आ जाते हैं क्योंकि ये सभी उत्पादन से रिलेटेड है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा, नियोक्ता। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो कहाँ तक पहुंचाई है भाई? तो ये है भाई विकसित देशों के लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप टिक मार्क करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो आपके सामने आ जाते हैं। साथियों में बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐप को डाउनलोड कर लेना, जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं सभी आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर आ चुके हैं प्रश्नों के वो भी ये PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी भाई। और 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अगर आप 2022, 23, 21 के ये जो प्रश्न आपके हुए थे वो आपने पढ़ लिया तो 100% मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में हूबहू 2022 के प्रश्न ऐसे कैसे छपे थे। हिंदी की बात करूँ, हिंदी में पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे कैसे छपे थे। मैंने ऑलरेडी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी जो आपके पिछली परीक्षा में आए थे वो जो मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है 10th क्लास का, वहाँ पे शेयर भी कर दिए थे। तो यहाँ पे भी आपको देखिए, आपकी परीक्षाओं में कम दिन बचे हैं तो आपको ज़्यादा लोड ना लेते हुए उन प्रश्नों पे ध्यान देना है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान के जो प्रश्न हैं वो अपन देखेंगे। औद्योगिकरण का इतिहास है उसको
की कहानी के रूप में हमारे सामने है, तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में है, वो हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक महत्वपूर्ण कहानी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे चीनी बौद्ध प्रचारक किस ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए थे। तो यहाँ पे आपको बनना होगा 768 - 770। इस जो ईस्वी थी इसके आसपास उन्होंने छपाई की तकनीक लेकर जापान आए थे भाई। हमारे देश में किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध झील का निर्माण कराया गया था। तो ये भाई कब कराया गया था, तो यहाँ पे आप भरेंगे गुप्त जो वंश था उसके कार्यकाल में हुआ था भाई। ठीक है, आगे देखिए राजनीतिक दल के दल देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे नीति निर्माण में, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नीति निर्माण में। आगे देखिए व्यवस्था में शासन की अंतिम शक्ति का जनता के हाथों में निहित होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं, लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसी में जो है वो जनता के हाथों में होती है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, दो देशों की तुलना करने के लिए एक उपयुक्त माप नहीं है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं अपन कुल आय। ठीक है, कुल आय जो है वो एक उपयुक्त माप नहीं मानी गई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाजार का विस्तार। ठीक है, तो बाजार का विस्तार आप इसमें लिखेंगे। आगे देखिए इनके प्रश्न भी एक बार मैं दिखाई देता हूँ यार। तो ये जो भी रिक्त स्थान वाले पर्सन थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं लिख के बता रहा था आपको। यहाँ पे देखिए जो अगला तीसरा नंबर का जो प्रश्न था आपका, यहाँ पे पैकेटिंग क्या है, किसी बात को रोकने के लिए विशेष जो पहरा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई बात बाहर नहीं जाए उसको अपन पैकेटिंग कहते हैं। जोबर क्या है, तो विश्वस्त कर्मचारी जो थे, जो विश्वसनीय अपन इसको बोल सकते हैं, क्या भाई, विश्वसनीय भी इसको बोल सकते हैं, उनको जोबर कहा जाता था। 18वीं सदी में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी। तो ये कही थी भाई रिचर्ड आर्कराइट ने। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ठीक लिखना है, बाकी इनका आप आंसर ले लेना। ये देखिए अभी जो मैं बता रहा था इनको आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, विश्व की बेहतरीन वन्यजीवी परियोजनाओं में से एक परियोजना का नाम आपको बताना है। तो जो आपको लगे अच्छा वो बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे भाग परियोजना है उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जल प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों जल प्रदूषण है वो मानव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रदूषण होता है तो हमारे को कई बीमारियाँ भी हो सकती है। तो ये आपको संक्षिप्त में समझाना होगा भाई। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई दो तर्क लिखने हैं। तो सत्ता की साझेदारी मतलब साझेदारी आप सभी समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से होती है। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शहरीकरण दोस्तों आप बता सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या होती है, शहरीकरण क्या होता है, कितने लोग वहाँ पे निवास करते हैं जिसकी वजह से उनको शहरी कहा जाता है। राजनीतिक दल के कोई दो कार्य आप बता ही सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का क्या करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। बेरोजगारी को आपको परिभाषित करना है तो आप बेरोजगारी को अच्छे से कर सकते हैं भाई। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया निवेश वो क्या कहलाता है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय जो होती है उसको अपन बोलते हैं विदेशी, क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश उसको बोलते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है, रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था। ये आपको पता है कि 1919 में लागू किया गया था और इस प्रकार का था कि उसमें काफ़ी जो भारतीय लोग थे वो सम्मिलित नहीं थे। जो कानून बनाए जा रहे थे उसका भी विरोध था कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जो भी आंदोलनकारी थे उनको जबरन पकड़ के जेलों में डाला जा रहा था ताकि आज़ादी की लड़ाई वो ना लड़ सके। इस प्रकार का था भाई। छापेखानी का आविष्कार ने पढ़ने की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है भाई। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए थे मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, उनको देख लेना अच्छे से कर लेना। 101% है वो आपका, वहीं से सारे पर्सन आएंगे और उस वीडियो में जल्दी आपको करवा दूंगा भाई। ठीक है, आज ही करवा दूंगा, कल मैं कहीं चला गया था इसलिए मैं दे नहीं पाया था, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बाकी देखिए संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कोई दो उद्देश्य बताएंगे। भारत में सड़क परिवहन से संबंधित किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख करेंगे। श्रीलंकाई तमिलों में क्यों आंदोलन हुआ। तो ये सारे प्रश्न आप देख लेना भाई। ठीक है, मैं पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको दिख रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण वाला प्रश्न पढ़ लेना, 100% 5 नंबर का छपेगा। भारत के साथ व्यापार विशेषाधिकार ब्रिटेन को किस प्रकार लाभ पहुंचा है बताना है। 1960 के दौरान अधिकतर विकासशील देशों ने अपने आप को समूह 77 में क्यों संगठित किया। बाकी ये सब देख लेंगे आप भाई। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले वगैरह ये बड़े प्रश्न हो गए। देखिए यहाँ पे इटली का एकीकरण वगैरह हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है मुद्रा के और मुद्रा की इसके बारे में। ठीक है, अब बैंक ऋण में क्यों होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ
22 नंबर का जो प्रश्न है उसमें भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अभ्रखानों को अंकित करना है या फिर नीचे है जो खनिज तेलों को अंकित करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पे होगा। तो देखिए आप इनको इंडिकेट करना होगा मानचित्र में, ठीक है। तो साथियों मैं इसके जस्ट बाद में आपको एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, जिसमें अब तक के जितने भी प्रश्न आए थे आपके मानचित्र से रिलेटेड उनके प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ज़रूर देख लेना भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।